आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। आज हम चर्चा करेंगे भारत नेपाल रिश्तों पर। तो नेपाल में कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार बनते ही भारत से दूरी क्यों बनाने लगा है नेपाल? वहीं ओली क्यों इतने इन्फ्लुएंस में हैं चीन के कि जिसके चलते वो भारत से भी अपने संबंध बिगाड़ने को तैयार हो गए हैं? इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में नेपाल संविधान सभा के सदस्य हरिचरण शाह जी, उनसे हम सीधे बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एसपी त्रिपाठी जी, जाने माने पत्रकार। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आर पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी हरिचरण जी का। हरिचरण जी, नेपाल और भारत के रिश्ते बेहद पुराने और बहुत पवित्र रिश्ते माने जाते थे। सिर्फ ट्रेड पर लेकर नहीं, जो संबंध सोशली भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए गए वो बेहद खूबसूरत थे। अब अचानक ऐसा क्या कि इस कदर नाराज नजर आ रहा है नेपाल भारत से? जी प्रणाम। और मैं इस लोकतंत्र की धरती भारत पर मैं आया हूं और आपके चैनल ABNN में जो मुझे मौका दिया कुछ बातों करने के लिए, मुझे आनंद आ रहा है। और नेहा जी, जितनी आवाज़ में आपकी खूबसूरती है, आपकी हिंदी में जो खूबसूरती है, वैसे मैं भी हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन उतनी शायद प्रैक्टिस नहीं हो पाई होगी। लेकिन मैं हिंदी में ही आपका जवाब देने से पहले एक नेपाली में कहूँगा कि नमस्कार हजुरहरूलाई, नेपालमा तपाईँहरूलाई जुन चन्द्रशेखरजी जे 31 वर्ष पहिले जुन आउनु भएको थियो, जो नेपालको त्यो लोकतांत्रिक आंदोलनमा, उस टाइम में मैं उस टाइम में लड़ाकू था। और चंद्रशेखर जी की धरती से, बलिया से हमारे त्रिपाठी जी, हमारे पांडे जी हैं, गोरखपुर से हैं, नज़दीक, काफ़ी नज़दीक के हैं। तो मुझे और भी आनंदित हो रहा है कि बॉर्डर के जो नेपाल भारत के बॉर्डर है, जो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप फैमिली के मैं अध्यक्ष भी हूँ नेपाल का, और अशोक गुप्ता जी हमारे भारत के अध्यक्ष हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेंडशिप तो रहता रहे। लेकिन आपने जो देखा, जो फ्रेंडशिप में खटास आ रही है, निश्चित रूप से मैं जब संविधान सभा के सदस्य था, संविधान सभा का सदस्य रहा हूँ, जब संविधान बनाया उस टाइम मैंने भी वहाँ पर आप ही की तरह मैंने आवाज़ लगाया। संसद में मैं बोला कि नेपाल की संविधान ऐसी बननी चाहिए कि भारत जो पड़ोसी है, मेरे नज़दीक है, उस सागर से सगरमाथा तक जो हवा चलती है, उस हवा की, उस सभ्यता की, उस समाज की, उस रहन सहन की, उस खान पीन की, वैसे बोली चाल की, और हमारे जो आपसी जो ब्लड रिलेशन रहे हैं, हमारे आपसी बेटी रोटी का संबंध रहा है, संस्कार का संबंध रहा है, व्यापारिक संबंध रहा है, वो नेपाल जो अंग्रेज़ों के टाइम से जो कभी भी हमारी गुलामी में नहीं रहा हम लोग, लेकिन फिर भी हमारा जो भारत और नेपाल का जो संबंध है वो अविस्मरणीय है, हजारों बरस से चलता आया है। तो इस सागर से सगरमाथा तक मैं चाहूँगा कि ये अटूट रहे, अच्छा रहे। लेकिन आज जो 7 समुद्र पार के जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद या कम्युनिस्ट का जो हिमालय की उस पार से जो माओइस्ट की बात जो इन्फ्लुएंस करके जो नेपाल में जो हत्याएं हुई, लड़ाई हुई, वो तो प्रचंड जी तो आप ही के धरती भारत में बैठ करके वहाँ पर लड़ाई किया था। जो नृशंस 17,000 की कत्लेआम हत्या हुई, और जो सिद्धांत, जो दृष्टिकोण, जब विचार दिए थे, जो अधिकार से सम्मानित करेंगे वहाँ के जनता को, वहाँ के जनता को विकास करेंगे, सिंगापुर बनाएंगे, नेपाल को सर ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन अगर हम नेपाल के संदर्भ में बात करें तो भारत एक एडवाइजर भी रहा है हमेशा से नेपाल का। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करें तो एडवाइस लेता रहा है नेपाल भारत से। लेकिन अचानक हम देख रहे हैं कि इस कदर रूठ गया है, या ये कहे रुष्ट हो गया है, कि अब सिर्फ और सिर्फ चीनी इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। हाँ, तो आप विचार करें, चंद्रशेखर जी जब गए थे तो भारत से नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए उन्होंने मदद किया था, जो दोस्ती दिखाया था, जो प्रजातंत्र लाने के लिए, जो लोकतंत्र लाने के लिए जो दोस्ती दिखाया था, उसमें कहीं ना कहीं भारत की कमी हुई होगी और चाइना की इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ी होगी, या रशिया के सर कमी क्या बोल रहे हैं आप? कमी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कमी आप किस लिए कह रहे हैं? इस बात का प्रयोग आपने क्यों किया? बताऊँगा कि देखिए, वहाँ की जो सरकार जो रहा है, जब कभी भी, तो अगर कांग्रेस का सरकार रहा है या पंचायती सरकार में राजा का सरकार रहा है, उस टाइम में जो सरकार में बैठे हुए लोगों के पक्ष में ही हर हमेशा भारत ने अगर UN में वोट लेने के लिए अगर काम किया है, तो ये थोड़ा सा वहाँ पर मजबूरी हुआ कि जनता को देखना चाहिए, जड़ को देखना चाहिए। सर उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड पे कई जगह धावा बोलने की कोशिश की नेपाल ने, कई जगह दावे किए गए ये धरती हमारी है, उस पर क्या कहेंगे आप? गलती नेपाल से भी हुई है।
जी ऐसा आपने कि नेपाल और भारत के बीच में जो कुछ सीमाएं की जो सुस्ता का सीमाना है, जो भैरवा गोरखपुर के नज़दीक इनके लगता है, सुस्ता में थोड़ा सा छोटा सा विवाद है जो भारत ने भी माना है, नेपाल ने भी माना है। और अभी का जो आपने उत्तरांचल का, उत्तराखंड का जो बात किया है, वहाँ पर लिपू लेक, काला पानी, या तो कुछ विवादित जगह थे वहाँ पर हैं, काला पानी है विवादित जगह जो कि नक्शा में नहीं था, दोनों के देश के बीच में एक समझदारी नहीं बन पा रही थी, इसीलिए उसका जैसे विवादित जगह कहा गया था। और भारत ने जब नक्शा बना दिया तो उसके बाद में तो ये तो चाहिए क्या मसला, नेपाल के उन शासकों को, उन एंटी इंडिया कंसेप्ट वाले कम्युनिस्टों को क्या चाहिए, बहाना चाहिए। और एंटी इंडिया कंसेप्ट का बहाना के लिए वो भी अपना नक्शा पारित करके संसद से पारित कर दिया, जिसका मैं सर अब कम्युनिस्ट सरकार की बात हो रही है, ठीक है, अब उस पर भी हम बात करते हैं। कम्युनिज्म आने के बाद इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इससे पहले तो एक वो समय भी था जब नेपाल खुद चाहता था कि हम भारत में विलय हो जाएं। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब नेपाल जो है वो रूठा रूठा नजर आता है? जी नहीं, वहाँ की जनता के भीतर में, हृदय में चार धाम का, जैसे आपका दर्शन का बात होता है, एक धाम हमारे नेपाल में पशुपतिनाथ का दर्शन का वो धाम है, इसीलिए इसमें कोई कमी कमजोरी नहीं आया है। लेकिन हाँ, सरकारी स्तर पर जो वहाँ का जो पहाड़ के इलाका में या मधेश के इलाका में जो कुछ अधिकार के बाढ़ फाड़ में कुछ कमियां हुई है, उसके लिए मैंने संविधान सभा में वकालत किया, लड़ाई किया। कितने लोगों को तो बहुत सारे मधेसी के हिसाब से मधेसी पार्टियों ने वहाँ पर नाकाबंदी का बात करने का काम किया, जिसमें भारत को भी बदनामी हुई कि नाकाबंदी हो गया, ऐसा हो गया, भारत हमारा एंटी नेपाल है, उनका वहाँ पर जो छाप पड़ा, जिस कारण से ऐसा वातावरण हुआ है। लेकिन वो संबंध में कोई कमी कमजोरी नहीं होगा। हाँ, अब निश्चित रूप से आपकी बात हो सकती है संभावना भविष्य में कि अगर भारत अच्छे ढंग से, मैंने कहा है कि इंडिया शुड रिवाइव हिज पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली फॉर नेपाल, बिकॉज देयर मे बी द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। सो सर आम जनता की बात कर लेते हैं। आपने सरकारी स्तर पर तो बात की, आम जनता की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता हमेशा से नेपाल के साथ अपने रिश्ते मधुर रखना चाहती है। नेपाल की जनता की क्या राय है? जिन्हें नेपाल की जनता की भी राय है कि मधुर रिश्ते रहना चाहिए, वो रिश्ते कभी किसी के कहने से वो टूटने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाना है, बॉर्डर है, हमारी कंट्री है, नेपाल है, मैं नेपाल के लिए निश्चित रूप से मैं नेशनलिस्ट, मैं वहाँ के वहाँ के जनता के लिए काम करूँगा ना, मैं नेपाल के लिए काम करूँगा। हाँ, एक बात और है कि नेपाल के लिए काम करने वाले हर एक लीडरों, नेपाल के विकास के हेतु काम करने वाले हर एक लीडर को, हर एक पार्टी को मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से हमारा जो पड़ोसी देश, उसमें भी जो भारत है, इनके साथ, आपने विलय का बात कहा था, विलय कभी किसी ज़माने में कहीं कहीं पर कोई राणा शासन के रिजाइम में, राणा रूल के रिजाइम में थोड़ा मोड़ा कहीं कभी त्रिभुवन राजा के समय में कहा जाता है कि ये नेपाल को भारत में विलय करने की बात हुई थी। लेकिन हमारी राष्ट्रीयता, हमारी राष्ट्र, हमारी देश, हमारी नेपाल के लिए काम करेंगे। लेकिन तो निश्चित रूप से भारत के साथ कभी भी संबंध को बिगाड़ने का काम तो करेगा, शायद वहाँ की जनता पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक कहा, वही हाल भारत में भी है कि भारतीय जनता भी नेपाल से बिगड़ते रिश्तों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बात करते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, एक पुरानी कहावत है, दुश्मन दुश्मन दोस्त, लेकिन दोस्त और दुश्मन दोस्त, तो इस पर आपकी राय बताएं। सर मेरा इशारा समझ गए होंगे आपने सीधे तौर पर कहा गया? समझ गया। और ये इन्होंने जो अभी कहा एमपी साहब ने, वो ये बिल्कुल बात सही कही कि वहाँ की जनता में कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ के लीडरशिप में जो लीडरशिप यहाँ ग्रूमिंग हुई है उसकी, जैसे अब चाहे प्रेजेंट हो, जैसे अभी ओली जी ने बताया, सब लोग जो है यहाँ से बढ़े पढ़े लिखे सारे हुए, और वहाँ जा कर के जब वो सत्ता में संभाले, और उसके बाद अगर वो चाइना से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनकी बयानबाजी आपको मैं बताऊं कि वहाँ की जनता में कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ का, हम तो बिल्कुल नेपाल की बॉर्डर पर हमारा घर है, हम जानते हैं, हम लोग वहाँ आना जाना है, वहाँ के लोगों का आना जाना है। तो लेकिन वहाँ की जो लीडरशिप अभी जो कम्युनिस्ट प्रभावित हो रही है, उससे वहाँ की जनता को नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, हमेशा उकसाया जा रहा है। जैसे अभी इन्होंने काला पानी की बात की, उत्तराखंड में है, वो पहले से इस्टेब्लिश है, हमारे इंडिया का है। अब वहाँ के प्रधानमंत्री जैसी हैसियत वाले लोग अगर उस तरह का बयान देंगे, और उसके बाद अभी सीतामढ़ी में उसके एक आदमी को, एक पुलिस वालों ने एक भारतीय को मार दिया, तो इस तरह से यहाँ की भारतीय एसएसबी वाली वहाँ से झगड़ा हुआ उनके साथ। तो इस तरह से उकसावेपन की जो बात की जा रही है, केवल चाइना को खुश करने की बात हो रही है। चाइना को खुश करके और उससे क्या होगा और किस तरह के उनको फायदा होगा, वो सब वहाँ की लीडरशिप समझ रही है, ये भी समझ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आपको पता है, नमक तक जो है नेपाल से, यहाँ से, भारत से जाता है। वहाँ पेट्रोल डीजल सारी चीज़ें यहाँ से जाती हैं, सबको पता है, वहाँ की लीडरशिप को पता है। लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई है इस समय नेपाल में, उसको लेकर के भारत से संबंध
में कटुता आ रही है, वो नहीं होना चाहिए। वहाँ की जनता का ख्याल रखा जाना चाहिए। वहाँ की संविधान सभा में आप थे, सदस्य थे उसके, वहाँ की जनता जो डिस्कशन हुआ 2015 में वहाँ को नया संविधान बना, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि लोकतंत्र वहाँ आया है। लोकतंत्र की लड़ाई में भारत की लीडरशिप ने भी बहुत मदद की और ऐसा उम्मीद किया जाता था कि वहाँ की देश की तरक्की होगी, लेकिन वो अब गलत रास्ते पर जा रहा है और उसका फायदा चाइना ले रहा है। सर, सवाल पांडे जी से। पांडे जी, सवाल मेरा वही आपसे भी रहेगा, आपकी राय जानना चाहेंगे इस पर। पाकिस्तान से चीन के मधुर संबंध हों तो समझ में आता है, लेकिन नेपाल जैसा राष्ट्र है जो कि हमेशा से भारत से इन्फ्लुएंस रहा है, और ऐसे में अचानक से उसका इस तरह से थोड़ा बहुत डगमगा जाना, आप इस पर अपना विचार। देखिए, भारत नेपाल की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में किसी से छुपी नहीं है वैसे। और सत्ता परिवर्तन का जो विद्रोह का जो अभी जो एक स्वर उभरा था, वो इसलिए उभरा था कि भाई हमारे, आप जो कुछ भी करो, राजनीतिक रूप से आप लड़ाई लड़ो, मंच पे आके लड़ाई लड़ो, जो हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उस पर जाके लड़ाई लड़ो, तो वो चल जाएगी चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें कानूनी होती है। लेकिन अभी जो जनता के बीच की जो दूरियां हैं उसको कम से कम राजनीतिक पार्टियां न बढ़ाएं, ये इसका मेन उद्देश्य है और जनता ने दिखा दिया था। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि स्थिति क्या बनी है। स्थिति ये बन गई है कि चूंकि केपी शर्मा ओली ने कुछ एजेंडे जो ग्रैब्स किए हैं, जो भारत के खिलाफ जो हथियार अपना अख्तियार किया है कि हमारी ज़मीन भारत ने ले लिया है और हम उसको फिर कब्जे में लेने के लिए करेंगे, तो वहाँ के कुछ पहाड़ी हिस्सों को उनमें अपने कब्जे में लिया है, या ये कहें कि वो अभी मजबूत हुए हैं। यही स्थिति वहाँ के संसद में भी है। संसद में स्थिति ये है कि अभी जब कोर्ट ने फैसला दिया है कि ठीक है जी, हम इसको बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप संवैधानिक तरीके से बदलो। लेकिन अब स्थिति वहाँ पे ये बन गई है कि संवैधानिक तरीके से बदला कैसे जाए? जब उनके खिलाफ वोटिंग होगी तभी तो वो हटाए जाएंगे। तो स्थिति ये है कि ना वहाँ से वो हटेंगे और नहीं हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट तरीके से कोर्ट भी इनके पक्ष में है। और जहाँ तक दुश्मन की बात है, तो दुश्मन तो दोस्त होता ही होता है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रही है कि केपी शर्मा ओली या जो भी कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर हम हमेशा से भारत और नेपाल बैठ के बातचीत करते रहें, एक ही थाली में खाते रहें, हमारी संस्कृति ये है, तो क्या हम इस बात को सामने नहीं रख सकते थे कि आप, हाँ ये हमारी समस्या है और इस पर हम बैठ के विचार कर लेते हैं? तो बैठ के भी विचार हो सकता है, इस पे अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे। मुझे लगता है कि त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आप अपने विचार जरूर रखिएगा इस मामले में। जब एक बार कांच में दरार आ जाती है तो उस दरार को भर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप फ्यूचर में इंडो नेपाल रिश्तों को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, इंडो नेपाल जो रिलेशनशिप है हमारी, वो सदियों से है, काफ़ी अरसे से है, उस पर तो दरार नहीं आएगी। ये कुछ तरह से, जब जिस तरह की सत्ता होती है उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसको लेकर के क्षणिक है ये। लेकिन अब देखिए, जैसे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वहाँ 2-3 साल पहले जो वहाँ पे आया था, भूकंप आया था, उसमें सबसे पहले भारत की जहाज वहाँ गई, लेकिन उसको उन्होंने मना कर दिया। वहाँ के लोगों ने कहा मुझे चाहिए नहीं, आपकी हेल्प नहीं चाहिए। तो इसके मतलब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं ना कि आप, क्योंकि आप अपने आका को, चाइना को खुश करना चाहते हैं। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं, आप अगर चाइना को खुश करना चाहेंगे तो चाइना आपको मदद करने वाला नहीं है। वो तो आपको इन्फ्लुएंस को करके आपको पाकिस्तान को इस तरह को इस्तेमाल करना, आपको इस्तेमाल करके, और हमको टारगेट करेगा या यूरोप को टारगेट करेगा, अमेरिका को टारगेट करेगा। उसका तो ये है इंटरेस्ट। अब इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही लीडरशिप? उसमें इंटरेस्ट है। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बात यह है कि जो है वहाँ की जो लीडरशिप है, केपी ओली साहब जो है, ओली साहब की जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है पिछले 1.5 सालों में, उनकी सत्ता की गिरावट आ गई। ऐसा हड़कंप मच गया कि हो सकता है कि वहाँ से हटा दिया जाए। तो उन्होंने अभी कर दिया उन्होंने कि भाई वहाँ पार्लियामेंट भंग कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कर दिया कि नहीं, ये आपने जो ठीक है। तो ये आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत जैसे राज्य से, कंट्री से आप अगर संबंध खराब कर रहे हैं, जिससे सदियों से संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, उससे अगर आप संबंध खराब कर लेंगे तो आप देश की जनता, अपने प्रदेश की जनता के साथ, अपने देश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। सही बात कही आपने। सर, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, फ्यूचर जो सवाल हम कर रहे थे, आपसे अगर हम आपके नज़रिए से देखना चाहें तो इंडो नेपाली रिलेशनशिप को आप इन फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? और अगर हम नातों की बात करें तो काफ़ी पुराने नाते तो हैं ही, साथ ही सिर्फ रोटी बेटी तक सीमित नहीं है वो नाते व्यापारिक हों चाहे सामाजिक हों, हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे में
देखिए, आपके भारत के सैनिक में बटालियन है हमारे गोरखा, और आपकी रक्षा के हेतु हमारे बटालियन यहाँ पर तैनात किए जाते हैं। यहाँ नहीं बल्कि गोरखाओं का ड्यूटी जो है सो इंग्लैंड में भी है, यूके में। तो फिर इतना बड़ा रिश्ता जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आपके सैनिक के जनरल साहब हमारे नेपाल के भी सैनिक जनरल कहा जाते हैं, और हमारे नेपाल के सैनिक जनरल भी भारत के सैनिक जनरल से कहा जाते थे। ये तो अटूट संबंध तो है ही। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जैसे एक छोटा सा कहावत है, जैसे कि 40 लाख नेपाली इंडिया में है, 40 लाख। तभी रोटी बेटी की बात होती है। जी जी। जी, तो बोलते हैं कि जे बनावट के वसूल और कागज़ के फूल से जैसे सुगंध नहीं आ सकती है, उस ढंग से चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट करके यहाँ नेपाल को अविकसित रख करके कम्युनिस्टों का ये आपके वेस्ट बंगाल में भी यही रहा है ना। 34 बरस तक ज्योति बसु जी का शासन रहा, और जैसे जाइए देखिए रूस में जो है वहाँ पर जो कम्युनिस्टों का शासन रहा, या चेकोस्लोवाकिया में, कहीं भी वर्ल्ड वाइड में जो कम्युनिस्टों का शासन कम्युनिज्म फेल हो गया, कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट विचारधारा ही खत्म होती जा रही है। गरीबी में रख करके लोगों को और शासन करना चाहते हैं, तो ये तो कदापि अच्छा नहीं है। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी और आपकी जो लोकतांत्रिक कंट्री गणतंत्र है नेपाल, तो नेपाल की सभ्यता संस्कृति, नेपाल की जैसे रहन सहन खान पीन सब आपके भारत से मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर मैं भारत का गुलाम तो नहीं हूँ, लेकिन भारत का मित्र अवश्य हूँ, फिर भारत का मित्र अवश्य रहना चाहूँगा। और हमारी सत्ता साहब, एक मेरा सवाल है आपसे। आप नेपाली जनता दल के वहाँ पे अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं, और आप लोग काम भी कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट को समझाने में ये करें, या फिर जनता के बीच आप लोग जाएं? क्योंकि करप्शन भी वहाँ का एक मामला रहा, इशू रहा है। वहाँ एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या इस चीज़ को आप लेकर जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं? क्यों अभी भी, मतलब कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, फ्लोर टेस्ट के आदेश के बावजूद भी वहाँ आप लोग अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं? आखिर इसका रीज़न क्या है? जी, मैं बताऊंगा कि सत्ता में जब भी सत्ता की गलियारी में जो रहा है, वो लूटा है देश के जनता के पैसा को, राजस्व को, वहाँ के जो सो एवेन्यू को लूटा है, और लूट करके फिर जाकर जनता में जो बांट करके जनता को स्वयं वहाँ के नेता के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पर भ्रष्ट कर दिया गया है कि वो लोग विकास में जनता के लिए नहीं आते, बल्कि वोट खरीदने के लिए आते हैं। और हमने यही कहा था लास्ट इलेक्शन में, जब हम लोग हार गए, हमारी पार्टी हार गई, अभी संसद में हम लोग जब नहीं है, लोकल प्रतिनिधि हैं, एमएलए में नहीं है, एमपी में नहीं है, तो इसका कारण एक ही हुआ कि वहाँ के राज्य सत्ता ने सदियों से लूटता रहा है। और राजा कालीन से अभी तक, जैसे कांग्रेस कालीन से अभी तक, कम्युनिस्ट कालीन तक, तमाम वही सत्ताधारी लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और शासन सत्ता में लूट करके जो पैसे से खरीद करके जो और फिर एंटी इंडिया कंसेप्ट ले जा करके जो वहाँ पर जो विकास के कड़ी को आगे नहीं बढ़ने देने का उनका जैसे अभिप्राय वो कम्युनिस्टों का रहा है। वहाँ के, हम तो पहाड़ी के दोलखा डिस्ट्रिक्ट में, मैं जब इंजीनियर, मैं ब्रिज इंजीनियर था, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन वहाँ पर काम कर रहा था, वहाँ से चुनाव लड़ा मैं चाइना के बॉर्डर से। तो मैं कहा कि अरे भाई, मधेश के हम हैं, लेकिन हम इस देश के हैं, इस हिमाल पहाड़ तराई मेची से महाकाली तमाम पूरे देश का मैं काम करना चाहता हूँ। नेपाली जनता दल वो इसलिए एस्टेब्लिश नहीं किया गया है कि मधेशियों के बीच भेदभाव किया जाए, पहाड़ियों के बीच भेदभाव किया जाए, नेपालियों के बीच आपस में तोड़फोड़ किया जाए, ये नहीं है। नेपाली जनता दल का हम लोगों ने जय जनता कहता हूँ, जय जनता मतलब सारे जनताओं की इस विकास के हेतु मैं काम करना चाहता हूँ। लेकिन लूट करके, जो खसोर करके, जो जनता को बरगला करके, किसी मुद्दा पर उलझा करके, कम्युनिस्टों की वर्गीय सिद्धांत की बात करके, जात पात की बात करके प्रचंड ने जो देश को बिखारा, जो देश को तोड़ा, जाति पाति में विभक्त किया, और फिर बाद में अधिकार से वंचित कर लिया, उन्हीं शासन सत्ता के दौरे जैसे मिल गए प्रचंड जी, ये तमाम जनताओं के साथ, तमाम 3 करोड़ जनता के साथ धोखा दिया है। देखिए, बेरोजगारी और भूखमरी के कारण वहाँ जनता बिकाऊ हो गई, नेता वहाँ के बिकाऊ हो गए और खरीदार भी हो गए। अब जो बात आ गई वो सरकार पे भी आ गई है, सरकार भी बिकाऊ हो गई, यानी किसी के काम कर रही है। हाँ जी, आपने सुना होगा। मान लीजिए कि ठीक है, हम डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए नेपाल के, भारत के अन्योन्याश्रित संबंध रहे हैं, लेकिन चाइना के कम्युनिस्ट प्रशिक्षक द्वारा प्रचंड या ईश्वर पोखरेल या वहाँ के जो कम्युनिस्ट लीडर को जो पढ़ाया जाता है, वहाँ पर भौतिक रूप से आकर के पढ़ाते हैं, तो वो तो चाहेंगे ना कि नेपाल की, भारत की रिश्ता खराब हो जाए, ताकि हमें बीच में प्ले करने का जगह मिल जाए। चाइना ये चाह रहा है कि जिस तरह से वहाँ पे वो दिखाना चाहता है कि ये पूरी तरह से सिस्टम फेल हो जाए वहाँ नेपाल का, जिससे ये कहा जाए, हाँ, चाहे लोकतंत्र। सर, ऐसे में भारत बहुत क्लोज रहा है नेपाल से, तो भारत क्यों हस्तक्षेप अपना नहीं दिखा रहा? नहीं, आप देखिए हस्तक्षेप, अभी हमारे सेनाध्यक्ष गए थे वहाँ, अभी उसके बाद सेना के वो राके हेड, जिस स्तर पर काम होना चाहिए, आपको लग रहा है हो रहा है?
नहीं, वो तो डिप्लोमेसी के स्तर पर होता ही है। डिप्लोमेसी, एक राज्य दूसरे राज्य, एक कंट्री एक दूसरे कंट्री के से बात कर रहे हैं, वो बात हो रही है हमारे तरफ से, हमारे तरफ से हस्तक्षेप का बात। मतलब ये नहीं होगा कि आप नेपाल में हस्तक्षेप करें। एक स्वतंत्र राष्ट्र है हम लोग, स्वतंत्र देश। सर, हमेशा एडवाइजर के तौर पर भारत रहा है, इस लिहाज से अगर बोला जाए तो क्यों एडवाइस नहीं मिल रही है? नहीं, एडवाइस लेना तो चाहे, वो मांगे तो एडवाइस। जब आपको मैंने कहा कि जब वहां पे हुआ भूकंप आया तो वापस कर दिया उन्होंने। सबसे पहले इसमें आपको नेपाल के साथ भारत के जो विदेश नीति है उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। स्पेशल सर, ये पॉइंट के रिव्यू करने की इस समय जरूरत है, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार, जी सर, कम्युनिस्ट सरकार का जो वर्चस्व है बड़ा है, जिसके चलते अब बेहद जरूरी है, जैसा कि हरिचरण जी बता रहे हैं कि अब इंडो नेपाली रिलेशनशिप को एक बार फिर से रिव्यू करने का समय आ गया है, क्योंकि उस इन्फ्लुएंस के कारण, जो चीनी इन्फ्लुएंस नेपाल को मिल रहा है, उसके कारण नुकसान कहीं ना कहीं नेपाल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABNN।